आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे, इसलिए हमारे साथ इस सफर में अंत तक बने रहे। तो बात ऐसी है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन से पहले हम इन्फ्लेशन के बारे में जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अचानक बढ़ना। जैसे बिग बैंग जब हुआ तो यूनिवर्स तेजी से फैला और कुछ मिनी सेकंड से भी कम समय में ये पूरे यूनिवर्स में फैल गया। इसी फैलने की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम सब ने बचपन में पटाखे जलाए हैं, तो जब हम पटाखे जलाते हैं तो हमें पता होता है कि इससे कितना सावधान रहना है और हम कितनी दूरी पर खड़े रहें कि हमें इससे निकलने वाले फोर्स या एनर्जी से कोई खतरा ना हो। लेकिन एक उचित दूरी पर खड़े होने के बावजूद अगर वो हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि इस पटाखे में इतनी एनर्जी नहीं थी, पर कुछ ऐसी एनर्जी और फोर्स थी जिसकी वजह से वो इतनी दूर तक फैल गई। और ऐसी ही घटना बिग बैंग के दौरान हुई, जिसकी वजह से वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तेजी से फैल रहा था और फैलता ही जा रहा है। मतलब कि उसमें कुछ तो एनर्जी या फोर्स था जिससे वो पूरे यूनिवर्स में फैल गया। और इस इन्फ्लेशन की रिसर्च ने साइंटिस्ट को भी चौंका दिया कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी ऊर्जा थी, कौन सी ऐसी एनर्जी थी कि बिग बैंग के विस्फोट से ये अनंत टुकड़ों में फैल गया। और इसमें लगने वाला समय भी 1 सेकंड के अरबवें हिस्से जितना ही था। लगभग 13 अरब साल पहले बिग बैंग के विस्फोट से यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से भी तेजी से फैला। इसी फैलने की प्रक्रिया को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि इन्फ्लेशन हमें इस यूनिवर्स के कई रहस्यों के बारे में बताता है जो हम आज देखते हैं। कहते हैं जब कॉस्मिक इन्फ्लेशन रुक गई तब इसे चलाने वाली एनर्जी मैटर और लाइट में बदल गई। बिग बैंग के 1 सेकंड बाद यूनिवर्स में लाइट और पार्टिकल्स 10 बिलियन डिग्री तक गर्म थे और अगले मिनटों में नए एटॉमिक न्यूक्लियाई का निर्माण होने लगा, जिसे हम न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। इससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टकराए और सबसे पुराने एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम पैदा हुए। और 5 मिनट के बाद अधिकांश हीलियम का उत्पादन हो चुका था और फिर यूनिवर्स इतना बड़ा और ठंडा हो गया था कि आगे के तत्वों का निर्माण बंद हो गया। हालांकि इस बिंदु पर यूनिवर्स अभी भी इतना ज्यादा गर्म था कि उसमें मौजूद न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर कोई एटम नहीं बना सकते थे और यूनिवर्स अपारदर्शी था क्योंकि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स ने एक प्रकार का कोहरा बनाया था जिससे प्रकाश बिखर नहीं पा रहा था। फिर बिग बैंग के लगभग 3.8 लाख साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि एटॉमिक न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन को आराम से कैप्चर करने लगे और इसी समय को एस्ट्रोनॉमर्स रिकॉम्बिनेशन का टाइम कहते हैं। यूनिवर्स पर इसके 2 प्रमुख प्रभाव पड़े। सबसे पहले अधिकांश इलेक्ट्रॉन अब परमाणुओं में बंधे हुए थे, इसलिए अब प्रकाश बिखरने के लिए बहुत स्वतंत्र था। पर जब यूनिवर्स का कोहरा साफ हो गया और यूनिवर्स पारदर्शी हो गया, तो पहली बार प्रकाश यानी कि लाइट स्वतंत्र रूप से लंबी दूरी तक फैल पाई। दूसरा ये कि इन पहले परमाणुओं के निर्माण से अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न हुआ और ये चमक जो आज भी पहचानी जाती है उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। और ये सबसे पुराना प्रकाश है जो हम यूनिवर्स में देख सकते हैं। आज से 13 अरब साल पहले जब बिग बैंग के विस्फोट की घटना हुई तब यूनिवर्स में ढेर सारी लाइट पैदा हुई थी और वो लाइट अभी भी यूनिवर्स में मौजूद है। लेकिन इतने समय के दौरान उन सभी लाइट की ऊर्जा काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ भी काफी बढ़ गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक लाइट की वेवलेंथ के बढ़ने का मतलब है कि उसकी एनर्जी कम हो चुकी है, क्योंकि वो लाइट स्पेस में ट्रैवल करते करते इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसकी वेवलेंथ माइक्रोमीटर के आसपास हो चुकी है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये लाइट जब बिग बैंग के दौरान पैदा हुई थी तब इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, पर 13 अरब साल से यूनिवर्स में ट्रैवल करते करते इनकी ऊर्जा कम हो चुकी है। लेकिन वो ऊर्जा अभी खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। जब साइंटिस्ट स्पेस का टेम्परेचर माप रहे थे तब उन्होंने सोचा कि अगर स्पेस खाली है तो इसका टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए। लेकिन स्पेस का टेम्परेचर बार बार लगभग 3 केल्विन आ रहा था, तो साइंटिस्ट परेशान हो गए। इसलिए
उन्होंने थर्मल कैमरे से स्पेस की तस्वीर ली, जिससे उन्हें ये पता चला कि स्पेस में हर जगह माइक्रोवेव रेडिएशन अवेलेबल है। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये जो रेडिएशन है ये आज की नहीं है, बल्कि तब की है जब बिग बैंग द्वारा स्पेस का निर्माण हुआ था। उसी प्रकाश को आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। नासा के अकॉर्डिंग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसे हम CMB कहते हैं, इसके बारे में पहला प्रिडिक्शन 1948 में राल्फ अफर ने किया था, जब वो जॉर्ज गैमोन और रॉबर्ट हर्मन के साथ मिलकर बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस पर रिसर्च कर रहे थे। पर उस समय उनके प्रिडिक्शन को ज्यादा अटेंशन नहीं मिली और फिर अगले कुछ साल इसी में निकल गई कि आखिर CMB को डिटेक्ट कैसे किया जाए। फिर 1960 में रॉबर्ट डीगे और उनकी टीम ने CMB को डिटेक्ट करने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो CMB को डिटेक्ट कर पाते कि अनजाने में 2 साइंटिस्ट पेंजियास और विल्सन ने इसकी खोज कर दी। दरअसल 1965 में न्यू जर्सी के एक लैब में मौजूद एक बेहद ही सेंसिटिव टेलीस्कोप की मदद से वो कैसियोपिया A नाम के सुपरनोवा रेमनेंट का मेजरमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे। पर उन्होंने नोटिस किया कि उनका टेलीस्कोप बहुत ही स्ट्रेंज सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा था। उनके मेजरमेंट को कोई अनजान सिग्नल डिस्टर्ब ना करे, ये सही करने के लिए उन्होंने अपने टेलीस्कोप को खाली स्पेस की ओर घुमाया। क्योंकि स्पेस खाली था तो उन्हें उम्मीद थी कि उनका टेलीस्कोप किसी भी तरह के सिग्नल को डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन उनके टेलीस्कोप ने एक बार फिर से उसी स्ट्रेंज सिग्नल को डिटेक्ट किया, तो उन्हें लगा कि जरूर टेलीस्कोप में खराबी की वजह से ये हो रहा होगा। इसलिए उन्होंने कई बार सब कुछ अच्छे से चेक किया, डिवाइसेस को अच्छे से साफ किया, वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे ताकि उन्हें इस अनजान सिग्नल से छुटकारा मिल जाए। पर अपनी लाख कोशिश के बाद भी वो इससे छुटकारा नहीं पा सके। वो अपने टेलीस्कोप को चाहे किसी भी दिशा में घुमाते, उन्हें बार बार यही सिग्नल मिल जाता था। और इस रेडिएशन के बारे में सबसे अजीब बात ये थी कि ये हर दिशा से आ रहा था। और हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर रेडिएशन का अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है जहां पर वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि अगर किसी रेडिएशन का सोर्स सूरज है तो टेलीस्कोप को सूरज की ओर घुमाने पर हमें वो रेडिएशन ज्यादा मात्रा में मिलेगी। ऐसे किसी भी सोर्स का होना नामुमकिन है जिससे निकलने वाले रेडिएशन यूनिवर्स में हर जगह हर दिशा में एक जैसा मौजूद हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इसकी खोज अनजाने में 2 साइंटिस्ट पेंजियास और विल्सन ने की थी। अब सवाल ये आता है कि कैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कॉस्मिक इन्फ्लेशन के इतिहास को बताता है और कैसे उसकी लाइट को डिटेक्ट करके हम ये भी पता लगाते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है। पहले लोग जानते थे कि बिग बैंग की घटना हुई और यूनिवर्स का निर्माण हो गया, पर फिर एक साइंटिस्ट जिनका नाम एलन गुथ है, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स सिर्फ बिग बैंग की वजह से नहीं बना है, बल्कि यूनिवर्स में जो विस्फोट हुआ उसके कुछ सेकंड के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से यूनिवर्स इतनी तेजी से फैल पाया। इसी घटना को उन्होंने कॉस्मिक इन्फ्लेशन नाम दिया। आप इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम किसी बॉल को कुछ ताकत लगाकर ऊपर की तरफ भेजते हैं, लेकिन बॉल को कुछ ऐसी एनर्जी मिली जिससे कि बॉल ऊपर ही चली जा रही है और इतनी ऊपर चली गई कि धरती को पार करके स्पेस में चली जाती है। तो उस बॉल को जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली उसको नाम दिया गया इन्फ्लेशन। तो एलन गुथ ने इस बात को इसी तरीके से समझाया था कि जब बिग बैंग के बाद यूनिवर्स का विस्तार हुआ और वो स्पेस में फैला तो उसे ऐसी एनर्जी मिली कि उसने यूनिवर्स के फैलने की गति को बढ़ा दिया। इसलिए गुथ कहते हैं कि अगर वो एनर्जी या फोर्स ना मिली होती तो ब्रह्मांड इतनी तेजी से कभी नहीं फैलता जितनी तेजी से ये फैला है और फैलता ही जा रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बाद हाइड्रोजन एटम्स के प्रभावों के कारण यूनिवर्स फिर अपारदर्शी हो गया और फिर अगले 200 मिलियन सालों तक यूनिवर्स एकदम अंधकार में रहा। चमकने के लिए कोई स्टार्स नहीं थे, इसलिए समय को हम डार्क एज कहते हैं, मतलब घने अंधेरे का समय। पूरे यूनिवर्स में गैस समान रूप से नहीं पहुंच रही थी। तब स्पेस के ठंडे एरिया गैस के घने बादल एक गुच्छे की तरह थे और जैसे जैसे ये गुच्छे अधिक विशाल होते गए तब ग्रेविटी ने मैटर्स को अपनी ओर खींचा और इस वजह से वहां की डेंसिटी बढ़ती गई और इन हाइड्रोजन बादल के सेंटर इतने गर्म हो गए कि इनके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया
और फिर ये पहले सितारे बने और वे हमारे सूरज से 30 से 300 गुना विशाल और अधिक चमकीले थे। लेकिन पहले तारों का प्रकाश दूर तक नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका रीजन ये था कि इन तारों के आसपास घनी गैस थी और इस वजह से इन तारों के द्वारा निकली अल्ट्रावायलेट लाइट्स ने हाइड्रोजन एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आयनाइज्ड कर दिया। और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस हुई वैसे वैसे स्टार्स की लाइट और दूर तक चली गई और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को आयनाइज्ड करता गया। जब यूनिवर्स 1 अरब साल पुराना हुआ तब तक स्टार्स और गैलेक्सीज ने लगभग सभी गैसेस को बदल दिया था। इसी से यूनिवर्स लाइट्स के लिए ट्रांसपेरेंट हो गया, जो कि हम आज देख रहे हैं। कई सालों तक वैज्ञानिक सोच रहे थे कि यूनिवर्स का करंट एक्सपेंशन बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन वास्तव में यूनिवर्स का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। 1998 में एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि कुछ सुपरनोवा की चमक उम्मीद से ज्यादा कमजोर थी। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा तभी हो सकता है जब सुपरनोवा अनुमान से अधिक तेज गति से दूर चला गया हो, क्योंकि जब भी वस्तु हमसे दूर जाती है तब उससे निकलने वाली लाइट लाल रंग की होती जाती है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। और इसी रेड शिफ्ट की वजह से हम दूर जाती हुई गैलेक्सी को पहचान पाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सुपरनोवा क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि किसी तारे के भयंकर एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहते हैं। साइंटिस्ट को डाउट है कि डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है, वो तेजी से बढ़ रहा है और ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की शुरुआती पलों का पता लगाने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स दोनों को साथ लाना पड़ेगा। कॉस्मिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो ये एक स्टैटिक एनर्जी में था, जिसने उसे फैलने को मजबूर किया। जैसा कि हम जानते हैं, ये यूनिवर्स हमारे अनुमान से काफी बड़ा है, उस आकार से भी बहुत बड़ा है जिसे हम दूरबीन से देख सकते हैं। एक और रिजल्ट ये है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी कुछ लक्षणों के बारे में भी बताती है, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड फ्लैट ज्योमेट्री, जिसे पहले बिग बैंग थ्योरी के साथ समझाया नहीं गया था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा का एक समान वितरण होना, और दूसरा कि हमारा ये जो यूनिवर्स है वो एकदम सपाट है, जिसका मतलब है कि ये यूनिवर्स एक सपाट तरीके से एक समान फैल रहा है। पिछले कुछ सालों में बिग बैंग थ्योरी बहुत सही साबित हुई है, विशेष रूप से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि CMD रेडिएशन की खोज के कारण। हमें यूनिवर्स को देखने और समझने में इस थ्योरी ने काफी मदद की है, पर इसमें भी अभी 3 प्रॉब्लम्स बची थी। पहली है होमोजेनिटी प्रॉब्लम, कि बिग बैंग के धमाके के ठीक 1 सेकंड के बाद यूनिवर्स इतना अविश्वसनीय रूप से एक समान क्यों था। और दूसरी है फ्लैटनेस प्रॉब्लम, मतलब यूनिवर्स का इतना सपाट होना। और तीसरा है मैग्नेटिक मोनोपोल्स। तो बिग बैंग मॉडल एक घुमावदार यूनिवर्स की कल्पना करता है, मतलब कि ये जो यूनिवर्स है ये घुमावदार है, जिसमें एनर्जी एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं थी और उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक मोनोपोल्स थे। अब आप पूछेंगे कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स क्या होता है, तो दोस्तों मैग्नेटिक मोनोपोल्स का मतलब होता है कि जैसे आज के मैग्नेट को देखते हैं तो उसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन जब बिग बैंग हुआ था उस दौरान हीट बहुत ज्यादा थी, इसलिए उस दौरान वैज्ञानिक सोचते हैं कि ऐसा मैग्नेट पैदा हुआ होगा जिसमें केवल एक पोल होगा, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल। और वो मैग्नेट अभी कहाँ गए, इसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अभी भी एक रहस्य है। 1978 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर वैज्ञानिक रॉबर्ट डीके एक लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर को एलन गुथ सुन रहे थे और उस लेक्चर के दौरान एलन गुथ को ब्रह्मांड के फ्लैटनेस के बारे में पता चला। और उसके बाद एलन गुथ ने यूनिवर्स की इन्फ्लेशन मॉडल को डेवलप किया। यूनिवर्स की फ्लैटनेस प्रॉब्लम के बारे में एलन गुथ कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम धरती पर चल रहे हैं, तो धरती कर्व है, यानी कि घुमावदार है, जिसकी वजह से हम कहीं भी चले जाए हम घूम कर वापस आ ही जाएंगे। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर धरती फ्लैट है तो क्या हम वापस आ पाएंगे? तो जवाब होता है कि नहीं। अगर धरती कर्व की जगह फ्लैट हो तो हम एक छोर से दूसरी छोर पहुंच जाएंगे, पर वापस नहीं आएंगे। तो वैसे ही यूनिवर्स के साथ हुआ कि पहले साइंटिस्ट को लगता था कि यूनिवर्स गोलाकार है, अगर आप एक जगह से चलेंगे तो घूम फिर कर के वापस आ जाएंगे।
एग्जाम्पल के लिए आप इमेजिन कीजिए कि जमीन से एक जहाज उड़ा और वो स्पेस में उड़ रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि वो घूमकर फिर वापस आ जाता है, क्योंकि एयरप्लेन जब भी उड़ता है तो वो हवा के अंदर उड़ता है। और हम ये भी देखते हैं कि जहाज हमेशा कर्व में उड़ता है, क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो ग्रेविटी की वजह से मुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप यूनिवर्स में चलेंगे तो आप सीधा चलेंगे, आप वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स जो है वो फ्लैट है। यानी कि आप यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे तो आप सीधा चलते ही जाएंगे, आप मुड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आप अर्थ पर हैं और अगर आप जंप करेंगे या किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि बॉल मुड़कर के नीचे गिर जाती है, क्योंकि स्पेस उसे मोड़ रहा है। लेकिन ये यूनिवर्स मुड़ा हुआ नहीं है, ये फ्लैट है। उसमें अगर आप गेंद फेंकेंगे तो गेंद मुड़ेगी नहीं, बल्कि सीधी चलती चली जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स फ्लैट है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यूनिवर्स फ्लैट नहीं है, बल्कि ये कर्व है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप धरती पर चल रहे हैं और अगर आप 100 मीटर चलेंगे तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि धरती कर्व है, आपको लगेगा कि धरती फ्लैट है। लेकिन अगर आप कई हजार किलोमीटर चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा धरती फ्लैट नहीं है, बल्कि ये कर्व है, घुमावदार है। इसी प्रकार से साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स में भी कर्व है, लेकिन वो इतना कम है कि हमें मालूम नहीं चलेगा जब तक हम कई बिलियन लाइट ईयर दूर न चले जाएं। पर ये एक कल्पना मात्र है। तो फ्लैट स्पेस का मतलब ये है कि यूनिवर्स मुड़ा हुआ नहीं है। यूनिवर्स में जब भी कोई चीज चलेगी तो वो सीधी चलेगी। यूनिवर्स में किसी भी गति करने वाली चीज को आप कर्व पाथ में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि स्पेस फैला हुआ है, न कि मुड़ा हुआ है। तो चलिए एक और उदाहरण से हम इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मांड में 100 गैलेक्सीज हैं और वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब आप सोचिए, अगर ब्रह्मांड फ्लैट न होता, कर्व होता, तो गैलेक्सी एक दूसरे से टकराती या उनके फैलने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये स्पेस कर्व्ड नहीं है, फ्लैट है। उसके बाद एलन गुथ 23 जनवरी 1980 को स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलरेटर सेंटर में अपना एक लेक्चर दे रहे थे। उस दौरान वो बताते हैं कि यूनिवर्स के शुरुआती समय में हम उस सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स में काम करते हैं, क्योंकि उस दौरान यूनिवर्स जब बन रहा था तो उस टाइम हर जगह सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स मौजूद थे। इसलिए वहां पर वही नियम लागू हुए होंगे जो कि हमारे क्वांटम फिजिक्स में नियम लागू होते हैं। और आगे एलन गुथ बताते हैं कि जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा, उस समय यूनिवर्स की जो डेंसिटी होगी वो इतनी ज्यादा अधिक होगी कि यूनिवर्स तेजी से फैला होगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक बॉक्स के अंदर जब हम आग का गोला डालते हैं तो उस बॉक्स के अंदर से निकलने वाला धुआं हर डायरेक्शन में चारों तरफ फैल जाता है। वैसे ही जब यूनिवर्स बना होगा तो उस समय डेंसिटी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से यूनिवर्स तेजी से फैल रहा था। लेकिन क्यों फैल रहा था, इसका जवाब हमारे पास नहीं था। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए एलन गुथ ने इन्फ्लेशन थ्योरी डेवलप की, जो कि पुरानी बिग बैंग थ्योरी को कंप्लीट करता है। और इस वजह से एलन गुथ का ये मानना है कि बिग बैंग थ्योरी जैसी कोई चीज नहीं है। बिग बैंग थ्योरी इन्फ्लेशन के साथ ही कंप्लीट होती है। एलन गुथ को फादर ऑफ इन्फ्लेशनरी थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। ये MIT में प्रोफेसर है और इन्होंने इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स, द क्वेस्ट फॉर अ न्यू थ्योरी ऑफ कॉस्मिक ओरिजिन्स के लेखक भी है। उनका कहना है कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े धमाके के साथ शुरू हुआ, जिसने स्पेस टाइम से मैटर को चारों तरफ फैला दिया। और जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, पदार्थ ठंडा हुआ और एकत्रित होने लगा, जिससे एटम्स, एलिमेंट्स और स्टार्स वो सब बना जिसे हम आकाश में देखते हैं। एलन गुथ कहते हैं इन्फ्लेशन थ्योरी बिग बैंग थ्योरी का दूसरा पार्ट है जो इसको पूरी तरह कंप्लीट करता है। इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए गुथ और उनके 2 सहयोगियों को 2014 में कावली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स के जन्म के बाद 1 सेकंड के 1 खरबवे के 10 लाखवें हिस्से से भी कम समय के लिए मैटर ने एक फोर्स लगाया जिसे ग्रेविटेशनल रिपल्शन कहते हैं। ये ग्रेविटी के अट्रैक्शन से उल्टा होता है।
इन्फ्लेशन थ्योरी की वजह से एलन गुथ इस सवाल का जवाब भी दे पाते हैं कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था। तो एलन गुथ बताते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये एक तरीके से अमर है, यानी कि एटर्नल है। उनका कहना है यूनिवर्स ना कभी पैदा हुआ है ना कभी खत्म हुआ था, ये हमेशा से ही मौजूद था। और उसके साथ साथ एलन गुथ ये भी बताते हैं कि जब भी हमारा यूनिवर्स पैदा होगा उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी के बढ़ने का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आग का टुकड़ा है और जब हम उसे एक बॉक्स के अंदर डालेंगे तो उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी और वो चारों ओर फैलेगी। मतलब समय के साथ उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उसकी एनर्जी घट रही है और वो फैल रही है और ज्यादा एरिया को कवर कर रही है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि जो आग का टुकड़ा है वो बिग बैंग का बिंदु है और जो बॉक्स है वो हमारा यूनिवर्स है। तो जब वो बिंदु फटेगा तो वो अपनी एनर्जी चारों तरफ फैलाएगा, जिससे उसकी एनर्जी कम भी होती जाएगी और वो फैलता चला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम एंट्रोपी का बढ़ना कहते हैं। एलन गुथ बताते हैं कि समय और एंट्रोपी साथ साथ चलते हैं, क्योंकि समय का पता हमें एंट्रोपी से ही मालूम चलता है। अगर समय रुका हुआ है तो एंट्रोपी भी रुकी हुई है। समय है तो एंट्रोपी है, एंट्रोपी है तो समय है। तो जैसे अभी एलन गुथ ने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो हमेशा से अस्तित्व में था, क्योंकि वो खत्म होता रहता है और बनता रहता है। लेकिन उसके आगे की थ्योरी के बारे में एलन गुथ बताते हैं। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम पॉल जोसेफ स्टाइनहार्ट है। उन्होंने एक नया सिद्धांत प्रेजेंट किया जिसका नाम है साइक्लिक यूनिवर्स। उसमें उन्होंने ये बताया कि यूनिवर्स कैसे पैदा होता है। उनका कहना है कि दो चादर को बाहर टांग दिया और दोनों ही एक दूसरे के समांतर है, लेकिन जब कभी कभी हवा चलती है तो वो एक दूसरे से टकराते हैं और उनके टकराने से घर्षण पैदा होता है। वैसे ही पैरेलल यूनिवर्स है जो एक दूसरे के करीब है और जब वो आपस में टकराएंगे तो एक नया यूनिवर्स उत्पन्न होता है। इसी प्रोसेस को हम साइक्लिक मॉडल कहते हैं। गुथ कहते हैं कि इन्फ्लेशन थ्योरी उस विस्तार के बारे में कुछ सवालों का जवाब देता है जो बहुत ही मिस्टीरियस है। जैसे हमारे देखे गए यूनिवर्स के दो प्रमुख प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें बिग बैंग थ्योरी द्वारा कभी समझाया नहीं गया था। उनमें से एक यूनिवर्स की इनफॉर्मिटी है जो हर जगह से एक जैसा दिखता है और हर दिशा से देखने पर भी ये एक जैसा दिखता है। ये दोनों आइसोट्रॉपिक है, जिसका मतलब ये हर दिशा में एक समान दिख जाते हैं। और दूसरा है होमोजीनियस, जिसका मतलब हर स्थान समान होना। और पुराने बिग बैंग थ्योरी के पास वास्तव में इसका कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, एलन गुथ को महान फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी इस कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी ने ब्रह्मांड के उन रहस्यों को उजागर किया जो बहुत ही मुश्किल था। इस थ्योरी ने इतने सटीक तरीके से बताया कि ब्रह्मांड बिग बैंग द्वारा शुरू हुआ तो क्यों इतनी तेजी से फैला। अब यूं तो लोगों ने कई सारी इन्फ्लेशन की थ्योरीज दी हैं, लेकिन कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी ने सबको चौंका दिया था, या यूं कहे कि क्रांति ला दी। और इसका पूरा श्रेय एलन गुथ को जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट ये तो कहते थे कि यूनिवर्स का निर्माण बिग बैंग के द्वारा हुआ है, लेकिन इसकी इतनी तेज फैलने की प्रक्रिया को वो समझने में असमर्थ थे कि कैसे कोई विस्फोट यूनिवर्स को अनंत टुकड़ों में फैला सकता है। साइंटिस्ट कहते थे, चलो हमने मान लिया कि यूनिवर्स विस्फोट के बाद अनंत टुकड़ों में फैल सकता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये फैलता ही जा रहा है। इसको समझने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या यूं कह सकते हैं कि कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी जो ये समझा सके कि ये यूनिवर्स फैलता ही क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, वो एलन गुथ ही थे जिन्होंने अपने कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के साथ ब्रह्मांड के इतनी तेजी से फैलने की प्रक्रिया को समझाया और ये भी बताया कि ये फैलता ही क्यों जा रहा है। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड के सपाट होने और उसके आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस होने के बारे में बात की, और इन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही सटीक, बहुत ही सही और उदाहरण के साथ बहुत ही सरल तरीके से लोगों को समझाया। एलन गुथ की इस थ्योरी ने साइंटिस्ट को प्रभावित किया और साबित किया कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले कॉस्मिक इन्फ्लेशन की कोई थ्योरी ऐसी नहीं थी जो इतने बेहतरीन तरीके से कॉस्मिक इन्फ्लेशन के प्रोसेस को समझा सके। तो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया में ये बहुत बड़ा रहस्य था जिसे एलन गुथ ने अपनी थ्योरी के साथ कंप्लीट किया। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी धन्यवाद।